हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम अपने DSSB की तैयारी करेंगे। DSSB की तैयारी का मतलब ये है कि जो हमने पहले तैयारी कर ली थी, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो KVS का जो बच्चों को दुख हुआ है, यानी कि KVS में कहीं कि समझ में नहीं आ रहा कि इतनी मेरिट बच्चे ने लाई कैसे 157, 127 और वो भी इतने कम नंबरों में से, यानी कि थोड़े से में मतलब अगर उनको 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन और कर देते तो वो तो पूरे में से पूरे ले आते। वही देखते हुए अब हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि आपको या फिर जो तैयारी कर रहा है उसका सामना करना पड़े। KVS में आपको मैंने सिर्फ और KVS के और NVS के थोड़े से पेपर कराए थे। अब आपको मैं ये कह रहा हूँ, जैसे UPSC का भी देखो, UPSC का जो इस बार का पेपर आया है ना, UPSC के पेपर में भी बच्चों को हिला दिया है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो अब DSSB में हम वो गलती नहीं करेंगे। DSSB में आपको जितना भी टाइम बचा हुआ है, देखो पुरानी क्लास जो आपने कर रहे थे, यानी कि चैप्टर वाइज जो क्लास कर रहे थे और जो कि सिलेबस वाइज जो क्लास कर रही थी वो, और जो अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UGC से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि पैटर्न तो भैया लाइब्रेरी का वही है, लाइब्रेरी बदलने वाली नहीं है। लाइब्रेरी का जब तक कोई नया अमेंडमेंट नहीं आता या फिर कोई भी नई चीज़ नहीं ऐड होती, तब तक कोई भी उसमें बदलता नहीं है। तो इसलिए आपको UGC नेट के अब जितने भी और जगह के पेपर हैं, यानी कि जैसे राजस्थान का कोई पेपर है या फिर झारखंड का पेपर है, ISRO का पेपर है, वो सारे कराऊंगा और सारे करा के आपको मुझे एक अच्छे जो DSSB की जॉब के लिए एक स्थान है वो दिलाना है। तो आपको क्या करना है, अब अपने लाइब्रेरी के ऊपर जोर दे देना है। भैया लाइब्रेरी मैं करा रहा हूँ, यानी कि लाइब्रेरी की तैयारी मेरी है। अब आपको पेपर 1 की तैयारी की, पेपर 1 के लिए आपको देख लेना है पेपर 1 आप कहाँ से तैयारी करोगे, क्योंकि पेपर 1 का कोई मुझे मिल नहीं रहा है। और जो मेरे एल्डर यानी कि जो बड़ा भाई है वो भी अभी बिजी चल रहा है। अगर मैं उसे कह देता कि पेपर 1 की तैयारी करा दे बच्चों को, तो वो सूटेबल सा बैठ नहीं रहा है। वैसे मैं एक बार और पूछ के देखूंगा, अगर बैठता है तो वो आपको तो पेपर 1 की तैयारी करा देगा, क्योंकि उसका पेपर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस तरह से यही है। अब लाइब्रेरी की तैयारी में देखो, अब करा रहा हूँ, यानी कि अभी जो हम चल रहे हैं UGC नेट के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराऊंगा। यानी कि इस पेपर में 50 क्वेश्चन है, ये नहीं कि 50 के 50 करा दूंगा, मैं जो आ सकता है वही कराऊंगा और सारे छोड़ दूंगा। ये कभी आप ये कहो कि सारे क्वेश्चन के करा रहे हैं या फिर इस तरह के, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं बच्चों। फालतू की चीज़ नहीं, नो बकवास, नो चीज़ें इधर उधर। इसके बाद आपका जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि अब ये पेपर है कौन सा, 2009 का पेपर है, 2009 से करा रहा हूँ इतने, यानी कि इतना पुराने पेपर से करा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लाइब्रेरी में होते हैं ना, पुराने क्वेश्चन वो उठा के डाल देते हैं। आप पेपर उठा के देखो पुराने क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपको DSSB के तो पेपर मिल ही गए हैं, DSSB के पेपर मिल गए, KVS के, ISRO के पेपर कराऊंगा, ISRO के बाद फिर आपको बिहार के पेपर कराऊंगा। यानी कि 10 तारीख आपकी डेट है, 10 तारीख से पहले आपको, यानी कि आज है 8 तारीख, 8 तारीख है ना भैया, 8 तारीख है, आज 8 तारीख है, और 8 तारीख से पहले यानी कि 8 तारीख है और 8 तारीख तक आपको सारे पेपर मैं करा दूंगा। इतना आपको कैपेबल बना दूंगा कि आप जो भी इन पेपरों को देख के जाएगा वो उस पेपर को सॉल्व कर पाएगा, यानी कि अपना जो पार्ट B है लाइब्रेरी का उसे सॉल्व कर पाएगा। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए, ये है जून 2009 का पेपर और जून 2000 दिसंबर का पेपर भी इसी में दिखाया जाएगा। तो यानी कि आपको पता करना है क्या है इम्पोर्टेंट। अब हिंदी में लेके चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी में आपको लेके चलना है। देखो इंग्लिश और हिंदी में आपको अगर लेके चलना है, या फिर देखो हिंदी वाले स्टूडेंट बहुत हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में ही पेपर कराऊंगा, क्योंकि इंग्लिश का आपको जो पेपर है उसमें भी आप समझ पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लाइब्रेरी साइंस से इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमें करना नहीं है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, FID वाज सोल्ड इन द ईयर, यानी कि FID को किस वर्ष से भंग किया गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 2006 जो है 2002 इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। इस तरह क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है FID। और FID की फुल फॉर्म क्या है बताओ भैया, FID की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म सारी याद कर लेना, रितु मैडम ने आपको करवाई थी, और रितु मैडम को भी मैं अभी लाइब्रेरी का एक और क्लास देने वाला हूँ, जिससे कि क्योंकि अब आ गया है आपका DSSB की तैयारी, तो FID का जो आपको पता होना चाहिए। FID भंग कब हुई थी, 2002 में।
चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूत्रों में से किस सूत्र के अंतर्गत सीडी रोम का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। भैया सूत्र आपको सारे पता होने चाहिए। प्रथम स्रोत क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है, फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है, फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है। ये आपको डिटेल वाइज पढ़ाया हुआ है चैप्टर, यानी कि आप जब DSSS वाली जो क्लासेज है उसमें जाकर देखोगे तो आपको फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहता है सीडी रोम के बारे में, यानी कि एक तरह से इंग्लिश में पढ़े तो द यूज़ ऑफ CD रोम इन द लाइब्रेरी सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू विच इज़ द फॉलोइंग, यानी कि लॉ। ये कह रहा है ऑप्शन नंबर 5, यानी कि दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर हमारा नैनो के ऊपर है, नैनो के ऊपर हमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब ये क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन क्या है, BUBL लिंक किस निम्नलिखित संबंधित है। भैया ये जो संबंधित है वो सब्जेक्ट गेटवे से संबंधित है, और सब्जेक्ट गेटवे संबंधित के अलावा आपको एक चीज़ का नाम दिख रहा होगा OPAC। इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म बता दो मुझे। OPAC सॉरी, OPAC क्या है, ऑनलाइन पब्लिक क्या है, आगे बताओ। एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यानी कि 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट है आपका। अगला चलते हैं, आपका 7वां क्वेश्चन क्या है, संदर्भ सेवा सिद्धांत में यह कथन किसका मिलियन और मिल्डिंग यानी कि मिनिमम, मीडियन और मैक्सिमम थ्योरी। जो मैक्सिमम थ्योरी है वो किसकी है, एस रोथन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और एक नाम आ रहा है हमारा इंडियन, जिसकी वजह से आप लाइब्रेरी साइंस को यानी कि लाइब्रेरी साइंस के पेपर को दे रहे हो, तो वो कौन है, रंगनाथन जी। रंगनाथन जी का क्या रोल है हमारे, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल ही उन्हीं का है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। कौन सा संक्षेपीकरण निम्नलिखित में से किसका मुख्य लक्षण है, तो वो हो जाएगा रिव्यू का। ऊपर देखते हैं इसे यार, हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, आपको इसलिए मैं कहता हूँ लाइब्रेरी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो। इंग्लिश में क्या दे रखा है इसका, अच्छा, कॉम्प्लेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिव्यू, यानी कि इसका ध्यान रखना, ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीसरा, ये 8वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है, 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले एक बार इंग्लिश में ही देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है 10वां क्वेश्चन, विच इज़ द कैनन ऑफ रंगनाथन, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि हिंदी में ही लेके चलते हैं, इंग्लिश में आपको मैं वैसे बता दूंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में आपके लिए सेकंड जो फ़ोन में पेपर खोल ही लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, यानी कि ये वाला जियो फिजिक्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे इस क्वेश्चन यानी कि DSSS के इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कैनन रंगनाथन द्वारा नहीं किया गया है, तो वो है कैनन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि कॉम्प्रीहेंसुएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। ये क्या हो रहा है, पेन में दिक्कत, यानी कि हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ जाएगा आपका ZBB। भैया ZBB आपको पता ही है, जीरो बेस बजट। आपको जीरो बेस बजट तो भाई लाइब्रेरी की तैयारी करो और जीरो बेस बजट नहीं आता तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो बेस बजट ऐसा कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, तो जब आपको लाइब्रेरी में जीरो बेस बजट करना पड़ेगा, तो वो कौन से पीटर ए पेरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, PRT क्या है, PRT क्या है, PRT आपका फुल फॉर्म बताओ, PRT की फुल फॉर्म बता दो मुझे। PRT इतने टाइम हो गया आपको पढ़ते PRT की फुल फॉर्म बताओ। PRT है किसका लिए, PRT है आपके द नेवल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, यानी कि ये नेवी का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑफिसर है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, हाइपर टेक्स्ट आपका, हाइपर टेक्स्ट हमारा नज़रिए से लेके चले तो क्या नाम पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर टेक्स्ट क्या है, टेड नेशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर नेशन, ऑप्शन हो जाएगा बी, इस ये हो जाएगा। 12 यानी कि डाटाबेस के ऊपर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब आता है मार्क का, मार्क कितने हैं, यानी कि मार्क जो है मार्क 1 मार्क 2 आपने पढ़ा होगा, मार्क 2 क्या, यानी कि मार्क 1 क्या है, मार्क 1 और मार्क का पूर्ण ग्रंथ परक
विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो होता है वर्चुअल, यानी कि, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबल फील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो अब ये आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आता है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यानी कि 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है 17 क्वेश्चन, सबसे ग्रंथपरक संरचना की में किसने किया है। भाई बिब्लियोग्राफी जो है वो फर्स्ट एडवोकेट बाई, यानी कि इसका किसका है, MM कल्सर, यानी कि MM कल्सर के बारे में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, वैसे क्रॉस लगाओ उसका आंसर। 18वां है बाह्य और आंतरिक आलोचना की, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, जो लाइब्रेरी के जो हमारा पेपर है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें करनी है DSSB की तैयारी। हमें फालतू की जो, यानी कि हमें नेट की तैयारी नहीं करनी, हमें नेट नहीं देना। तो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ग्रंथना क्या है, निम्नलिखित में किसकी आकर, भाई ये पूछा जाता है RRLFA, यानी कि राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन की तरफ से आता है, यानी कि। और आपसे मैंने एक चीज़ और पूछी थी कि जो आपका ISBN है और ISSN नंबर है, वो कहाँ से आते हैं, बच्चों ने पूछा था भैया। ISBN का आपको बता दिया था, राजा राम फाउंडेशन जो है उसके द्वारा आता है, जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। राजा राम लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा मैं, राजा राम जो आपको ISBN दिलाता है, वो एक जो संस्था है वो दिल्ली में है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैंने आपको वीडियो पढ़ा भी रखी है, जाकर उसे देख लो। चलिए अगला चलते हैं। मिलियन बुक प्रोजेक्ट वाज, तो मिलियन बुक प्रोजेक्ट क्या नाम, ये इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यानी कि इसे छोड़ दो। कारगिल यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर, तो इसे छोड़ो, काटो इसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सॉरी 21 देखते हैं, CDS, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है भैया, और भी चीज़ें देखनी है हमें। ये थोड़ी कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्या नाम ये बता दो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भाई सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो क्या नाम आप मेरे से ही पढ़ रहे होते, खुद अपनी किताब उठाते और पढ़ लेते, वो भी तो बात है कि नहीं। तो 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं, हटाओ इसे भी। चलो आगे चलो। 23वां क्वेश्चन है, इन द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चलो इसे पढ़ते हैं। लाइब्रेरी वर्गीकरण में दो अनुशय त्रुटि के अंकों के बीच में अंतरिक परीक्षण के रखते, अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 है, पुस्तकालय वर्गीकरण में दो अनुषंगिक त्रमिक अंकों के बीच आंतरिक परिवेश के लिए रिक्त अंक सहायक करता है। रिक्त अंक वह अंक है जिसके त्रमिक मूल्य को लेकर अर्थ की मूल्य निर्धारित यानी कि मूल्य नहीं होता। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर हो जाएगा पहला, तो यानी कि दोनों सत्य हैं पर स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि स्पष्टीकरण ही नहीं बैठ रहा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ओके चलिए, वो स्लिप हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका है, कहाँ चला गया आपका, ये रहा। कोलोन वर्गीकरण 2 के मात्रात्मक है इसमें, और 44 क्या है, यानी कि 2 तो आपको पता ही है आपको क्या आता है, और 44 क्या है, इंडिया का है। तो ये आपसे पूछा जाता है पर इस तरह के फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, ये है नेट का लेवल। चलिए आगे चलते हैं। फिर 25वां देखते हैं, वर्तमान पुस्तकालय वेबसाइट के लिए सामाजिक नेटवर्क उपकरण विकसित करा जाता है, तो ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे चलाइए, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान को विज्ञान इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके वैज्ञानिक उपकरणों का तथा तकनीक का उतना ही प्रयोग किया जाता है जितना कि प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के प्रयोगात्मक प्रणाली की बात कर रहा है, तो इसलिए एक तरह से मान के चलो ट्रू है, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा, पर इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, हर जगह अनुसंधान बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये तो परिकल्पना के ऊपर है, यानी कि रिसर्च के ऊपर है क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ये भी नहीं मिलेगा, यानी कि 28वां क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, यानी कि 29वां क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा मैं। 30वां भी नहीं मिलेगा। चलो अब आते हैं 31वें क्वेश्चन पर। 31वां क्वेश्चन हमारा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलने के लिए मिलता है। ब्रिटेन लाइब्रेरी मूवमेंट, यानी कि जो लाइब्रेरी मूवमेंट है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी मूवमेंट इज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग द मेजर रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर, यानी कि इसे सीधे सीधे क्रमबद्धता से लगाने हैं भैया, क्रमबद्धता से लगा दो इसे। क्या नाम आपका कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आपका
आते हैं सिलेक्शन कमेटी रिपोर्ट, यानी कि सिलेक्शन कमेटी रिपोर्ट आ जाएगा 4 नंबर पहले आ जाएगा, यानी कि 2 जगह 4 है, अब 3 जगह ये है, तो यानी कि अब और कैसे सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, इस तरह से अब सॉल्व करते हैं हम। इसमें आ जाएगा 4 हो जाएगा, क्रॉनिकल रिपोर्ट आ जाएगा, क्रॉनिकल रिपोर्ट के बाद क्या आता है आपका, ये हो जाएगा एम्बिशन रिपोर्ट, यानी कि इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, फिर आ जाएगा मैककेवन रिपोर्ट, यानी कि ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, चलो लिख लो, आगे चलते हैं। अरेंज द, ये देखो ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अरेंज द फॉलोइंग द लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ क्रॉनिकल। ये इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल 101% देख लेना, DSSB में कई बार पूछा गया, क्रॉनिकल ऑर्डर पे लगा दो। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी मिला है, तीसरा क्वेश्चन भी मिला है, यानी कि या तो आप इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया, हिंदी में आपको चलते हैं क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है को लेके चल रहे हैं। देखो, अरेंज द फॉलोइंग द लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द, यानी कि डेट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से कौन सा लगाना। पहला है सोल, फिर है कोल, फिर है दूसरा क्या है न्यूजन और लिब्सन। तो इसके अनुसार कौन सा आएगा, सबसे पहला आएगा लिब्सन, फिर आएगा क्या नाम सोल, और सोल किसका है, यानी कि सोल, और फिर है कोल जिस पे चल रहा है आजकल, ये तो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर बहुत जगह देखने को मिल रहा है। और फिर आपका आ जाएगा तीसरा, यानी कि न्यू जेनरॉक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएंगे ए हो जाएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी के अनुसार, यानी कि लाइब्रेरी डेटा स्पेसिफिक के अनुसार इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग ऑनलाइन सिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिन, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम ऑर्डर कौन सा आता है, सबसे पहला आ जाएगा ERIC, यानी कि एरिक, फिर आ जाएगा आपका एरिक के बाद कौन सा आता है, एरिक, फिर आता है OCLC, यानी कि OCLC, ठीक है, ओरिक LC हो जाएगा, हो जाएगा, तो यानी कि सी हो जाएगा, ओरिक LC हो गया, फिर आपका आ जाएगा मेड लाइन, और फिर आ जाएगा मार्क, यानी कि ये आ जाएंगे। ये क्रॉनिकल ऑर्डर वाले DSSB बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए ध्यान रख लेना, फिर कहो कि क्रॉनिकल ऑर्डर हमें लगाने नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि क्रॉनिकल ऑर्डर में क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा, तो इसलिए ध्यान रखना। अब आता है 34 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडेक्सिंग सिस्टम के ऊपर। भैया इंडेक्सिंग सिस्टम आपने पढ़ ही लिया होगा, जो यानी कि ये सब कीवर्ड ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, तो इसमें सबसे पहले आपको आ जाएगा चेन इंडेक्सिंग, यानी कि चेन इंडेक्सिंग जब आपने पढ़ा था, जब आपको मैंने बताया था चेन इंडेक्सिंग, तो चेन इंडेक्सिंग सबसे पहले आ जाता है चेन इंडेक्सिंग, यानी कि चेन इंडेक्सिंग अगर दिख गया तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, चेन इंडेक्सिंग के बाद क्या आ जाएगा, प्रीसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा, बी और इसके बाद आ जाएगा एच, यानी कि ऑप्शन नंबर। आप चलते हैं आगे, चलते हैं 35 चलते हैं। भैया 35 इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्या नाम, हमें DSSB की तैयारी करनी है, हमें नेट नहीं बनना है, यानी कि हमें नेट JRF नहीं पास करना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है 26वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय ग्रंथालयों के ग्रंथालयों को किस सेवा के क्रमबद्ध से माना जाता है, यानी कि जो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, अरेंज द फॉलोइंग द लाइब्रेरियंस ऑफ द नेशनल लाइब्रेरीज क्रॉनिकल ऑर्डर। भैया क्रॉनिकल ऑर्डर में बताओ, क्रॉनिकल ऑर्डर में बताओ, KM क्या हो जाएगा, KM असुदुल्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, अगर लेके चले 4 दिख गया तो 4 के हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। फिर कौन सा है, BS केशवन, यानी कि BS केशवन, यानी कि पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा कौन बचा, फिर लगाओ, जब बी आ गया तो क्या हो जाएगा, YM मूले, यानी कि तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आता है आपका DR कॉलियन, यानी कि 4th, तो इसका हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अब देख लो, आप खुद कहते हो, यानी कि KVS में बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी जो यानी कि या तो कहीं वो कोचिंग सेंटर से जुड़े हों, भैया कोचिंग सेंटर से जुड़े, कोचिंग सेंटर वालों को आप ये मान के चलो पैसों से मतलब होता है बहुत सारे को, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनकी कोई भी बीट नहीं कर पाता। बहुत सारे राजस्थान में भी, हम भी देखो, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी उस फील्ड में हैं, हम भी टीचिंग फील्ड में हैं। टीचिंग फील्ड में ऐसा नहीं है कि यार कोई सब चीज़ जानता हूँ, यानी कि जो व्यक्ति ये कहता है मैं सब चीज़ जानता हूँ, उससे तो भैया बच के रहो, क्योंकि व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, जो इस संसार में है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ज्ञान की श्रेणी में तो कभी भी नहीं पूर्ण होगा, क्योंकि एक हम जब मैं भी यानी कि आप एजुकेशन फील्ड में मैं हूँ, तो मुझे यानी कि एक चीज़ पता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, यानी कि 0 जब माँ के घर में अंश आता है, वहाँ से लेकर जब मृत्यु होती है
तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसलिए कभी भी वो व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता ज्ञान की श्रेणी में। चाहे आप मान लीजिए कोई भी बड़े बड़ा टीचर है, वो पढ़ा रहा है, वो अपने फील्ड में उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसा सामना करना पड़ेगा कि उसे देखना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। अब 37 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अरेंज द फॉलोइंग द लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एस्टेब्लिश। अब ये ईयर ऑफ एस्टेब्लिश सबसे पहले ALA आ जाएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बाद क्या है, IFLA आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 के बाद आ जाएगा ALA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और फिर आ जाएगा कौन सा, ISA लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका D हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 38 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग द रेफरेंस सोर्स। अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में ले रहा हूँ क्या मैं? अच्छा सॉरी भैया, आपका हिंदी में भी करा देते हैं हम, क्यों टेंशन ले रहे हो। यह रहा आपका। निम्नलिखित पुस्तकालय संघों में से कौन सा संस्थापक वर्ष यानी कि स्थापना वर्ष सबसे पहला है? भैया सबसे पहले आपको क्या कौन सा बताया था? ALA के बाद क्या IFLA के बाद क्या है ILA के बाद क्या है SLAC। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी 38 देखते हैं। निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों को इनके प्रकाश के अनुसार लगाइए। अब प्रकाश के अनुसार क्या लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, ब्रिटेन लाइब्रेरी यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया कब आई थी? बताओ जल्दी बताओ, ब्रिटेनिया कब आई थी? DSSB में 1000 बार पढ़ा चुका है, ब्रिटेनिया कब आया था। तो ब्रिटेनिया के बाद क्या उनका आ जाएगा अमेरिका, यानी कि ब्रिटेन के बाद कौन आ जाएगा, अमेरिका। और अमेरिका पे भी राज किसने किया है बताओ भैया? अमेरिका पे भी राज किया हुआ है। ये जो आप कहते हो ना अमेरिका पे राज नहीं किया, अमेरिका पे भी राज किया हुआ है। तो कौन सबसे पहले कौन है? ब्रिटेन, फिर है अमेरिका, फिर आपका कौन सा आ जाएगा? एक चीज़ दिख रही होगी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MC हॉल यानी कि मैगरा हिल MC यानी कि मैगरा हिल। जो आपकी किताब कौन सी है जो लक्ष्मीकांत जो पढ़ते हो वो कौन सी है? मैगरा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर क्या आ जाएगा? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर A, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा A। चलो आगे चलते हैं। 39 क्वेश्चन देखते हैं। स्रोत के यानी कि इसमें सोर्स ऑफ द पूछा जाता है। भाई सोर्स के बारे में पूछा जाता है तो इसलिए ध्यान रखना सोर्स के ऊपर। सबसे पहले आ जाएगा लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का सोशल इंडेक्स यानी कि सोशल साइंस का इंडेक्स आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, पहला आ जाएगा यानी कि 4। इंडेक्सिंग आ जाएगी। इंडेक्सिंग के बाद आपका आता है इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। और फिर आ जाएगा लाइब्रेरी लिटरेसी यानी कि ऑप्शन नंबर ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? आगे है क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ द। अच्छा जी चलिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया वही बता रहा हूँ। आप ये मत कह देना कि आपने ये क्वेश्चन छुड़वा दिया, ये क्वेश्चन छुड़वा दिया। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है DSSB के वही बता रहा हूँ। ये कह रहा है 40 कह रहा है। एक मिनट रितु मैडम का फोन। चलिए आप ही क्लास के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि उनकी क्लास यानी कि DSSB की आज से क्लास थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या कह रहा है? निम्नलिखित तो कमेटी या कमीशन में से इनमें कौन सा क्रम गठित हुआ है? भैया इसका जो गठित वाला क्रम है ये आपको ध्यान रख लेना। इसका जो क्रम है इसमें आएगा, सबसे पहले आ जाएगा नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी आ जाएगा, यानी कि पहला हो जाएगा। अब पहला कहाँ है? यहाँ पर है, बस और जगह है नहीं भैया। आप सीधे आंसर पर चलेगा। तो फिर आ जाएगा वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन आ जाएगा। फिर आ जाएगा इसके बाद कौन सा आता है? तीसरे नंबर शाह कमेटी अब पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर आ जाएगा लाइब्रेरी एब्जॉर्ब कमेटी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा B। 41 इम्पोर्टेंट नहीं है, काट दो, ठीक है। फिर आ जाएगा 42 देखते हैं। 42 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। DSSB के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, और एग्ज़ामों में अगर होता तो मैं मानता। DSSB के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ, ये इम्पॉर्टेंट है भैया। ये इम्पॉर्टेंट 43 भी इम्पॉर्टेंट है, 44 भी इम्पॉर्टेंट है, और 45 भी इम्पॉर्टेंट। 45 का वाला क्वेश्चन जो पता कैसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है?
भैया इस तरह पूछ लेगा ये आपसे, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा 40। अब आते हैं 43 पर। हम 43 आपको इंग्लिश में मैं बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंधन के सिद्धांत कौन है भाई? प्रबंधन के सिद्धांत आपके हेनरी फेवल है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहुंच जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर आ गया 4। अब प्रबंधन के कार्य यानी कि फाइनेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंस ऑफ मैनेजमेंट में आ जाएगा आपका 3 लूथर गुलिक, यानी कि ये आ जाएगा 3 नंबर पर। फिर आ जाएगा आपका थ्योरी ऑफ, यानी कि हैरिकन एंड थ्योरी, यानी सिद्धांत हैरिकन थ्योरी के ऑफ द नीड गैस की बात कर रहा है, तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इब्राहिम, यानी कि इसका हो जाएगा 2। अब आ जाएगा प्रबंधन के स्टाफिंग स्कूल, यानी कि सिस्टम स्कूल के बारे में पूछ रहा है, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का आ जाएगा इसका बच्चा कौन सा, एक ही तो बच रहा है, HW टियर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका C। चलिए आगे चलते हैं, आगे करते हैं इसे। अब आ जाता है DDC CC, आपको बतानी है UDC कब आई भाई। DDC इतना आसान क्वेश्चन है, DDC में तो एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा। DDC क्या है? DDC आपकी आई 1876 में, यानी कि DDC आई 1876 में। तो फिर क्या कह रहा है दूसरा, क्या क्लासिफिकेशन भैया, कोलोन क्लासिफिकेशन। अब कोलोन क्लासिफिकेशन एक जो डेट दिख रही होगी 33 डेट दिख रही होगी, 33 डेट दिख रही होगी। अब 33 डेट दिख रही है, तो 33 डेट क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें 2 यानी कि 2-1 पे चलना है, 2-1 पे चलना है, तो हमारा हो जाएगा 3। और फिर क्या आ जाएगा आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, यानी कि C इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किसकी बात करता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 61 की बात करता है। और फिर आपका UDC आ जाएगा, UDC यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। UDC आ जाएगा आपका, UDC में आ जाएगा यानी कि 1905। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन आपको पता ही है, आपको एक ही वर्ड दिख रहा होगा, यानी कि याहू है। अब ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र देखो, ब्राउज़र क्या है? नेटस्कोप। ये पहले का जो ब्राउज़र थे उस टाइम के ब्राउज़र की बात कर रहा है। अब तो आपके ब्राउज़र, आपके बहुत सारे ब्राउज़र हैं। फिर है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा है? ओपन सिस्टम आपका है यूनिक्स, यानी कि ये तो अभी भी चल रहा है। फिर आपका आ जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये हो जाएगा पास्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा A हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो भैया किसके ऊपर है? देखो ये परिच्छेद के ऊपर क्वेश्चन देगा, ये हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें नेट का थोड़ी पेपर देना है। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि ये आपका जो है नेट का पेपर है। तो चलिए आगे अब आपको कराते हैं, यानी कि ये था जून का। अब दिसंबर का पेपर दे के चलते हैं। चलिए 1 मिनट में पॉज करके दिसंबर का पेपर खोल लेता हूँ। ये है आप क्या नाम, दिसंबर 2009 का पेपर। अब दिसंबर 2009 के पेपर में देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको दिसंबर 2009 का पेपर पता चल गया। अब टाइम वेस्ट नहीं करते दिखाने में या फिर इस तरह की चीज़ों में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि चलिए हिंदी में लेके चलते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको भी दिख जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के ग्रंथालय के विकास में सबसे पहला योगदान या प्रयास किसका रहा है? तो प्रयास किसका रहा है? अब आप लगा दोगे SR रंगानाथन जी, और SR रंगानाथन जी का योगदान रहा नहीं है सबसे पहले, तो वो क्या है? सिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सियाजी राव गायकवाड़ द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSS में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ध्यान रख लेना, फोटो खींच लो या फिर लिख के रख लो पॉज कर। ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा ये लाइब्रेरी पुस्तकालय का इंटरनेट का कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती? तो भैया ये हो जाता है डिजिटल बुक की, ये ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। इनहेंस पब्लिक टेक्स्ट डेटाबेस पब्लिश्ड बाय, ये आपका UK है, यानी कि ऑप्शन निम्नलिखित में से एम्ब्रेक्स फुल टेक्स्ट डेटाबेस कहाँ से प्रकाशित होता है? तो UK है, इसलिए लिख लेना, क्योंकि इस तरह के जो फालतू क्वेश्चन आजकल DSSS पूछने लगा है। 7 इंपॉर्टेंट नहीं है। INS का जो सेंटर है इसका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा INIS
का निवेदन केंद्र यानी कि डाटा जो इनपुट सेंटर है वो कहाँ है, तो वो है BARC, यानी कि BARC, इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। फिर आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, DDC का कौन सा संस्करण में क्या आया था, फेज रिलेशन की सुविधा यानी कि उपलब्ध हुई थी, तो फेज रिलेशन की उपलब्धता किस में हुई थी, सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द्वितीय संस्करण में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, RDA के जो फुल फॉर्म है ये पूछी नहीं जाएगी, तो यानी कि ये हो जाएगा कॉस्टिंग बेनिफिट एनालिसिस। ये आपको जो जीरो बेस बजट है उसमें आता है, यानी कि बजटिंग में आता है। कॉस्टिंग बेनिफिट जो एनालिसिस है वो उसके किसकी बात करता है, तो वो कह रहा है मूल्य आधारित क्रिया निर्वाह मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये एक बार को देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है DSSS में। अब आता है ISBN। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा, ये है क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश में पढ़ लो या फिर हिंदी में पढ़ लो, चलो इंग्लिश में। आपको विच नेशनल एजेंसी इज, यानी कि सीधी सीधी बात ये है, कौन कह देता है जो ISBN नंबर है। तो ISBN नंबर देखो इसमें क्या कह रखा है, राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन रिसर्च सेंटर है, ठीक है, पर उसका जो नाम है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN है, ठीक है, याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट है इसलिए ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आता है साइबर स्पेस इज यूज, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है आपका RFID, यानी कि RFID क्या है, ये इसका करिकुलम कंट्रोल, यानी कि इसका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 15, सॉरी इसका आ जाएगा 14, ये है RFID, ये हो जाएगा इसका आंसर 14 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, 15 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है 16 का क्या कह रहा है, 16 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 क्या है, 17 रिसर्च का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 इंपॉर्टेंट प्रश्नावली नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डबल को यानी कि सिंपल डबल कोर मेगा डाटा एलिमेंट इज़ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो 15 है इसमें, याद रखना, यानी कि डबलिन कोर मेगा डाटा, यानी कि डबलिन कोर मेगा डाटा क्या है 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइब्रेरी। फिर आता है 20 आता है लाइब्रेरीज एज गेटवे इज नॉलेज ऑफ, किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा नेशनल नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरी 2007, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7। ये क्या है, हिंदी में पढ़े तो निम्नलिखित में कौन से प्रलेख की शीर्ष लाइब्रेरीज इन गेटवे टू नॉलेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 21 इम्पोर्टेंट नहीं है, काट दो, 21 इम्पोर्टेंट नहीं है, काटिए। 22 देख लेते हैं यहाँ से, 22 इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि 22 भी काटो, 23 भी काटो, 24 एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज आर्टिफिशियल, देखो काट दो, इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमें DSSS भी तैयारी करनी है, नेट की तैयारी नहीं करनी है, ये भी काटो, ये भी काटो। लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज अ स्लो पीस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी, लेक ऑफ द सुटेबल, ये इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा DSSS में, ये भी क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि इस पेज पे कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। 29वां क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 30वां क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हाँ 31वां क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 31वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन आपका, 31वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 31वां। चलिए यहाँ से पहले एक बार यहाँ से देख लेते हैं। 31वां इंपॉर्टेंट है और 32 नहीं इंपॉर्टेंट है, 33 इंपॉर्टेंट है और आपका 34 इंपॉर्टेंट है। चलिए 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हो गया, उसको क्रम से लगाइए। ये क्वेश्चन आपको कई बार आ चुका है, क्रम से लगाने वाला, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, हरियाणा। हरियाणा में कब आई थी बताओ। दूसरा में क्या है, उड़ीसा। तीसरे में क्या है, उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल वही। और आखिरी आ जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी।
फिर आता है कंप्यूटर की हिस्ट्री, यानी कि ये तो आपको चार्ल्स बेबेज यानी ये सब ये पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग द पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट, यानी कि भैया पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। जो पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट है सबसे पहले आपका आ जाएगा कौन सा आएगा, इन प्रिंस यानी कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द बुक एक्ट लागू किया गया था, यानी कि पहला आ जाएगा, यानी कि पहले 2 जगह है। अच्छा, फिर आ जाएगा आपका दूसरा क्या हो जाएगा, फैजल कमेटी, यानी कि फैजल कमेटी आ जाएगा तीसरा, यानी कि पहला हो जाएगा। और फिर आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका डिक्लेरेशन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी कोलकाता, यानी कि ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर आपका आ जाएगा पंजाब लाइब्रेरी इस्टेब्लिश ऑफ पंजाब लाइब्रेरी लुधियाना, सॉरी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, OSI मॉडल क्या है। OSI मॉडल आपसे पूछा जाता है, ये कंप्यूटर के उस सिस्टम में पूछा जाता है। OSI मॉडल वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन 36 पूछा जाएगा, 37 पूछा जाएगा। चलिए 36 37 चलते हैं। 38 भी पूछने वाला क्वेश्चन है, 37 38 39 भी पूछने वाला है, 30 ओके। तो सारे क्वेश्चन आपके 36 चलते हैं। सबसे पहला आ जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग द बुक इज द ऑर्डर दे आर द पब्लिशिंग, यानी पब्लिशिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या सबसे पहला आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये बुक पूछ रहा है भैया, बुक ये मत कह देना कि लॉज पूछ रहा है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पहली बुक है, यानी कि इसका हो जाएगा, ये इनमें से हो जाएगा। फिर आता है आपका, इसके बाद कौन सा हुआ था, इसके बाद हुआ था क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन आ जाएगा, तो इसका 4 आ जाएगा, यानी कि इसको हो जाएगा C। अब क्लासिफिकेशन के बाद कौन सा आ जाएगा, क्लासिफिकेशन कैटलॉग कार्ड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा A। फिर आ जाएगा यानी कि दूसरा नंबर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये। फिर आ जाएगा 37 देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथ सूचियों को इसके उद्भव वर्ष के, यानी कि ग्रंथ सूची लगा दो भैया। ग्रंथ सूची में आपका आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा बुक इन प्रिंट, यानी कि बुक इन प्रिंट आ जाएगा 3 नंबर। बुक इन प्रिंट के बाद क्या आ जाएगा, बुक इन प्रिंट आ जाएगा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, यानी कि 4 के बाद जाएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, हो जाएगा 1 नंबर। और फिर आ जाएगा करिकुलम, यानी कि ऑप्शन हो जाएंगे आपके, अगर लेके चले तो यहाँ से D हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 38 देखते हैं। 38 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि अरेंज द, इसे क्लासिफिकेशन को लगाना है। क्लासिफिकेशन आपको अभी ऊपर क्लासिफिकेशन हम करके आए हैं, तो पहला आ जाएगा यानी कि DDC आ जाएगी। फिर आ जाएगी DDC के बाद आपकी कौन सी है, DDC के बाद है आपकी DDC के बाद आ जाएगी यानी कि इसका हो जाएगा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, यानी कि 2 हो जाएगा। 4 के बाद 2, और 4 के बाद 2 के बाद आ जाएगा आपका जब इसमें लेके चलेंगे 4 2 फिर आ जाएगा UDC आई है ना, कहाँ CC से 905 में आया है UDC, तो 905 UDC आ जाएगा। फिर आ जाएगा 33, यानी कि इसका आ जाएगा इसका। फिर आ जाएगा अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित नियमों के सूत्रों में से डॉक्टर रंगनाथन जी ने दिए गए सूत्रों को बताइए। तो सबसे पहला को सूत्र कौन सा दिया था उन्होंने, जनरल नॉर्मलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ये हो जाएगा, B हो जाएगा। इसमें 2 दे रखा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा चौथा कैनन ऑफ कैटलॉग हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित एसोसिएशनों को निर्माण वर्ष के अनुसार लगाइए। भैया सबसे पहले आपका एक ही वर्ड दिख रहा होगा, एक चीज़ दिख रही होगी, ALA का आपको पता ही है। सबसे पहले ALA आई थी। ALA क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बाद कौन आया, फिर आया LA मतलब बताओ LA की फुल फॉर्म क्या है, LA की फुल फॉर्म क्या है, LA जो आप LA करते रहते हो, LA की फुल फॉर्म क्या है। अब फिर आता है SLA के बाद आता है ISLA, यानी कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, इसमें से हो जाएगा, ये हो जाएगा A। चलिए आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग आ रहा है। मैच द फॉलोइंग में ये इंपॉर्टेंट नहीं, काट दो, ये इंपॉर्टेंट है कि कीवर्ड सिस्टम इंडेक्सिंग, ये एक बार को पूछा जा सकता है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कीवर्ड इंडेक्सिंग इस तरह से चलो इसे कर लेते हैं, क्योंकि ये 1 वर्ड में आपको आंसर मिल सकता है। ये आपको पता ही है, और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है कि
42 का क्वेश्चन देखते हैं। 42 का जो क्वेश्चन का आंसर है कीवर्ड इंडेक्सिंग। कीवर्ड इंडेक्सिंग का पहला किससे आ जाएगा, HP लुहीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर आ जाएगा साइटेशन इंडेक्सिंग, यानी कि साइटेशन इंडेक्सिंग का आ जाएगा आपका E गॉरफेल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए था। तो इसमें कौन सा चला गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, 43 इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे DSSB के लिए। 44 इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है। चलो काटो आगे, चलो 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 चलो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि इसके बाद तो पैराग्राफ है। थ्योरी ऑफ नॉलेज, वैसे भी थ्योरी ऑफ नॉलेज इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो थ्योरी ऑफ नॉलेज। भैया देख लो, इंग्लिश वाले या हिंदी वाला इस चीज़ का ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ नॉलेज और रिसोर्स शेयरिंग, ये दो इम्पोर्टेंट है। और रिसोर्स शेयरिंग और थ्योरी ऑफ जो ये है आपको पता होना चाहिए। पहला जो है इसका आ जाएगा, चलो एपिस्टेमोलॉजी है, इसका आ जाएगा एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि पहले का आ जाएगा 4, और जो C है यानी कि आपका जो होगा फॉर्मेटल प्लानिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दोनों याद कर लेना, इसका ये है, इसका ये है, बस और कोई इंपॉर्टेंट है, TEI इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, और IS इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, ये थे जो। आगे चलते हैं, या तो अब तो पैराग्राफ शुरू हो गया, अब सारे क्वेश्चन काट दो, यानी कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको DSSB, अरे पेन चल जा भैया, DSSB में इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके जो DSSB लाइब्रेरी में क्वेश्चन UGC नेट से उठ सकते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 2009 के क्वेश्चन करा दिए, फिर कल 2010 के क्वेश्चन आएंगे। बच्चों अब कोई भी लापरवाही मत करो, चाहे कहीं से पेपर मिले, चाहे कोई सा पेपर मिले, लाइब्रेरी से जुड़ा हो, बस लाइब्रेरी का पेपर हो, यानी कि इसरो का पेपर मिले, इसरो का पेपर मैं अभी कराऊंगा, UGC नेट का मैं पेपर करा रहा हूँ। UGC नेट का अगर आपको और भी डिटेल पढ़ने हैं तो UGC नेट के रितु मैडम ने पेपर करा रखे हैं, उन्हें देख लो, क्योंकि वो लाइब्रेरी की तैयारी करा रही हैं, लाइब्रेरी वाले बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। पर ये है कि आपको यही नहीं पता कि उसमें से क्वेश्चन कौन सा छोड़ना, कौन सा रखना, तो इसलिए परेशान मत हो, मैं करा रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन आपको छोड़ के वो करा दूंगा। फिर आपको बच्चा किसका, KVS का भी जो पेपर हुआ वो कराएंगे, फिर NVS का पेपर है, यानी कि सारे पेपर करा के आपको 8 तारीख तक, 1 महीना है आपके पास, 8 से 8 तक सारे पेपर कराकर आपको फ्री करना है। और आपको ये मत कह देना फिर कि DSSB में कि कहना क्वेश्चन यहाँ नहीं मिला, ये नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ढिकड़ा नहीं मिला, क्योंकि कोई अगर ये मान लो ये दुनिया है, ठीक है, ये अरे आज पेन में क्या हो रहा है, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में 100 पेपर होते हैं लाइब्रेरी की, अगर 100 के 100 आपको करा दिए और सिलेबस वही है, रिपीट क्वेश्चन होना ही है, हर हालत में रिपीट होना है, पेपर उठना ही है, कट कॉपी पेस्ट होता ही है, तो आपको फिर भी ये कह दो कि क्या नाम ना ये ना मिला, तो फिर तो गलत बात है बच्चों। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें, जो भी आपका स्टूडेंट है या फिर आपका जो भी मित्र है, जो भी आपकी सहेली है या फिर आपका सहपाठी जो भी है, DSSB वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबको एक दूसरे को शेयर करो फटाफट, क्योंकि टाइम बचा है कम, तैयारी करनी है ज़्यादा और आपको जी जान कर देना है। पुरानी वीडियो देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर वाइज पढ़ा है वो देख लो, और क्वेश्चन जो रितु मैडम ने कराए थे वो देख लो, अभी जो करा रही हैं, जो मैं कराऊंगा वो देख लो बस। और अपना पेपर 1 की तैयारी आपको, यानी कि पेपर 1 जो है अपना देख लो कहाँ से करोगे, पेपर 1 कर लेना, क्योंकि पेपर 1 के बिना पेपर 2 बेकार है। बहुत सारे बच्चे पेपर 1 में फेल हो जाते हैं और पेपर 2 में 100 नंबर लिए बैठे रहते हैं, पेपर 1 उनका बेकार हो जाता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, पेपर 1 में भी पास होना है, यानी कि 40% लेके पास होना है। OBC वाला जो ये 35 वाले, तो इसलिए ध्यान रखना, 40 के सोचोगे तब 35 आएंगे OBC वालों, और सीधे जो जनरल वाले हैं 50 की सोचोगे तब 40 आएंगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।